हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए अतुल खुराना। एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सी ए फाइनल की न्यू सिलेबस सेल्फ स्टडी स्ट्रेटजी आपसे शेयर करूंगा कि कैसे घर पे ही पढ़ के आप पास कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो आज मैं वो वीडियो लेकर आया हूँ स्पेसिफिकली आप सबके लिए। तो इसमें कुछ दो तीन बातें होंगी। पहले शुरुआत में ही बता रहा हूँ कि एक तो इस वीडियो में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा मेरी शक्ल के अलावा। मुझे एडिटिंग आती नहीं है तो आपको मेरी ही शक्ल देखनी पड़ेगी। तो पेन और पेपर लेकर बैठना। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे तो आप इसे प्लीज़ लिख लेना अपने पास, ठीक है। दूसरी ये कि कोई भी एक भला इंसान जिसको पता हो कि यूट्यूब पर वो जो कमेंट्स में लिखते हैं ना वो टाइम के साथ, तो वो लिख देना यार, जिसको आता हो कर देना, मुझे पता नहीं कैसे करते हैं। तो टाइम स्टैम्प जिसे कहते हैं कि कितने मिनट पे कौन सी वीडियो है या कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, वो कर देना। तो सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट लेंथियर सब्जेक्ट, जो आपको पता है कि यार इसमें टाइम भी बहुत लगता है और मतलब तैयारी करने में भी टाइम लगेगा और इसे सॉल्व करने में भी एग्जाम में बैठ के। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, देखो आप सबने कोचिंग ली होगी ऑलमोस्ट, और जिसने नहीं ली उसको तो भाई मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो जिससे भी कोचिंग ली होगी उन्होंने क्या करवाया होगा, स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, उनके पास उसके अलावा कुछ है भी नहीं है। लेकिन स्टडी मैट को अपने बल्कि करने के लिए मतलब कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो ए सी सी के क्वेश्चन डाल देते हैं या फिर आई एफ आर के क्वेश्चन डालते हैं। आपको उससे बचना है। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी नहीं होता इतना टाइम है। आपको 8 सब्जेक्ट्स पास करने हैं। तो एफ आर के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। स्टडी मैट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं। उसके अलावा आर टी पीज़ मई 18 से लेकर अब तक की सारी, मतलब नवंबर 20 तक नहीं, मई 21 तक, अब तो अगली आ जाएगी ना। तो सारी आर टी पीज़ करनी है और सारे एम टी पीज़ करने हैं। इसके अलावा जो मैंने स्पेसिफिकली कहा कि ए सी सी ए वाले क्वेश्चन नहीं करने, अगर उस फैकल्टी से आपने क्लासेस ली हैं और उसमें आपको लगता है कि यार मिक्स है क्वेश्चन, तो छांट लो। जितना मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना ही करो, एग्जामेशन आपकी आ जाएगी। अब होता क्या है, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि यार इतनी अच्छी बुक है हमारे सर की, तो अब स्टडी मैट को क्यों शिफ्ट करना है, और मतलब आदत पड़ चुकी है। तो ठीक है, अगर वैसे करना है वैसा कर लो, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन स्टडी मैट का है कौन सा नहीं है। तो जो फालतू वाले क्वेश्चन है तो छोड़ दो। हमारा आई सी ए से टेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है। आप ए सी सी का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे, आप आई सी ए का एग्ज़ाम दे रहे हो, और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। और एक चीज़ जो मुझे लगती है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक आपकी फर्स्ट डिवीजन होगी, ठीक है, आपने एक बार रिवीजन की, आपने अच्छे से पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। स्टडी मैट से आपने पहले थ्योरी पढ़ी अगर खुद से पढ़ रहे हो, या कोचिंग वाले नोट से आपने थ्योरी पढ़ी, फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। अब दिक्कत कहाँ आती है यार, जब आप सेकंड टाइम पढ़ते हो ना, फिर से वही करते हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ा क्वेश्चन, थर्ड टाइम फिर ऐसे नहीं बात बनेगी। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक या दो बार पढ़ना होता है, उसके बाद काम होता है शुरू क्वेश्चंस का। आपकी ग्रिप बननी चाहिए क्वेश्चंस पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पे ही ध्यान दो। इवन अगर आपको दिक्कत है तो उल्टा स्टार्ट कर दो सेकंड डिवीजन के बाद। चलो सेकंड में फिर भी मानता हूँ कुछ लोगों के लिए होगा कि यार नहीं, कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज करना है। थर्ड के बाद स्पेसिफिकली एक काम स्टार्ट कर दो, रिवर्स ऑर्डर में आ जाओ, पहले क्वेश्चन करो, फिर अगर लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आता फिर कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो जाओ। और जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत ही नहीं है यार, मतलब आपको आ गया है समझ, तो क्वेश्चन पे ही प्रेफरेंस दो। क्वेश्चन ही पेपर में आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट कोई नहीं पूछता होता, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए फिर से बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल इज सफिशियंट, लेकिन आर टी पी सबसे खतरनाक होती है एफ आर की, सबसे खतरनाक, क्योंकि स्टडी मैट के क्वेश्चन फिर भी ईजी हैं। आर टी पी में आता है मतलब वो बम्ब वाला सिस्टम, ठीक है ना, वो मुश्किल क्वेश्चन सारे वहीं पे आते हैं। एम टी पी में फिर भी थोड़े कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं नए वाले, बट आर टी पी टोटली न्यू होती है, सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उसे कर लेना यहाँ से, ठीक है। और सारी आर टी पीज करनी है आपने। आपको बहुत सारे टीचर्स कहेंगे कि 3 करनी होती है, 4 करनी होती है, ऐसा कुछ लॉजिक काम नहीं आता भाई सी ए में। न्यू सिलेबस है, ऑलरेडी ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं हुए हैं, सारी ही करनी है। सारी मीन्स मई 18 से लेकर अब तक की सारी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। नंबर 2, एस एफ एम मेरा बहुत वीक था, मतलब नेक्स्ट लेवल वीक, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कैसे था। तो मैंने क्या किया, स्टडी मैट में क्वेश्चंस नहीं आपको पता ही है, तो मयंक कोठारी सर, आप सब जानते होंगे उनको, तो उन्होंने एक ना प्रैक्टिस मैनुअल निकाला था, जो कि ओल्ड वाले पीएम का मॉडिफाइड वर्जन था सब कुछ सेम, कॉपी पेस्ट वही उसी फॉर्मेट में। मतलब सब सर ने सिर्फ अपना एक दो मतलब स्टार्टिंग का पेज इंडेक्स वाला ऐड किया होगा, बाकी सब कुछ सेम था उसमें, फॉर्मेट सब कुछ ए टू जेड मतलब सेम था। सर ने किया कि उसमें क्वेश्चन टिक कर दिए, कुछ कुछ चैप्टर्स पूरे सेम टू सेम है, कुछ कुछ चैप्टर्स में कुछ कुछ क्वेश्चन ही हमें सिर्फ पढ़ने हैं। तो सर ने क्या किया, हमारे ईज के लिए उसको टिक कर दिया, हमें सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और फॉर्चुनेटली नवंबर 19 तक का जो टाइम था जब मेरा ग्रुप वन निकला है, तब तक वो पेपर वहीं से आ रहा था, मतलब 50-60 आ जाते थे वहाँ से करके। अब जो उसके बाद आएगा नवंबर 20 में जो पेपर आया वो बहुत खतरनाक आया था। तो अगर जिसकी एस बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो अगर चाहे तो किसी ना किसी सर की क्लास ले ले,
फास्ट ट्रैक वाली, हालांकि मैं उसका तोड़ बता देता हूँ कि उसकी ज़रूरत वैसे नहीं है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाओ कि सबसे पहले पढ़ो स्टडी मैट। स्टडी मैट पढ़ते ही लाइक आपने एक पोर्टफोलियो वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, पोर्टफोलियो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद इमीडिएटली उसके बाद चैप्टर खत्म होती है या फिर चैप्टर के बीच में ही कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कहाँ से उठाओगे? चैप्टर के लास्ट में देखो, कुछ ना कुछ तो होगा, एक आधा क्वेश्चन होगा। नहीं है तो पीएम पे आ जाओ, पीएम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सर ने टिक करवा रखे हैं, मयंक सर ने, ठीक है। उनका पीएम मिल जाएगा, गूगल करोगे वहाँ से मिल जाएगा, conference.in या .com जो उनकी वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा, वो निकाल लो। और हाँ, किसी टीचर ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं बहुत सारे टीचर्स का नाम लूँगा यहाँ पे, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड पेड ऐसी कोई वो वीडियो नहीं है, जो मैंने फॉलो किया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लेना यार, मतलब चैप्टर, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा स्टडी मैट से, न्यू वाले स्टडी मैट से, और उसके क्वेश्चन किए ओल्ड पीएम से, इंक्लूडिंग जो न्यू पीएम वाले क्वेश्चन है, न्यू वाले जो क्वेश्चन है स्टडी मैट के, सफिशिएंट है। सारी आरटीपीज, अभी तक की आरटीपीज तो कुछ थी नहीं इसमें यार, सब कुछ वही रिपीट वाले क्वेश्चन थे, वो पीएम में सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो अब जो पेपर निकले ना पिछले, तो जो अभी आप कह लो कि नवंबर 20 या फिर ये वाला भी, और मई 19, नवंबर 19, तो जोन से भी पेपर पिछले गए हैं जो सबसे टफ माने जाते हैं, वो कर लेना। इंक्लूडिंग ओल्ड वाले पेपर भी, जो ओल्ड वाले चैप्टर हमारे कॉमन है वो कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो सिलेक्टेड होगा आपके पास, वहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार। देखो यार, एक बात याद रखना, घटिया से घटिया एग्जाम आ जाए, मतलब मुश्किल से मुश्किल एग्जाम आ जाए, 50-60 मार्क्स का ना वो मैनेज हो जाता है, अगर आपने तैयारी अच्छी से की है। मतलब 50-60 मार्क्स का तो आप कर ही आते हो, 40 के लिए मतलब आपको होता है कि 40 मेरे आ जाएंगे। अब एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया आज तक, मतलब 8 के 8 एग्जाम मैंने दिए, तो मैंने क्या चीज़ देखी है, इंक्लूडिंग आईपीसीसी में भी, कि इंस्टीट्यूट का ना जो पैटर्न है, मतलब 70 मार्क्स तो कहो कि यार बहुत मैनेजेबल होता है, ठीक है, अच्छी तैयारी के बाद। और 70 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए, हालांकि मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 80 मार्क्स से मैनेजेबल होता ही होता है, 20 मार्क्स में होता है एक्सपेरिमेंट। और अगर सही लॉजिक देखा जाए तो 100-120 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो ऐसा समझो कि 120 में से 100 नंबर का मैनेजेबल ही होता है, और 20 का होता है हाई लेवल। तो ठीक है, आप 100 में से मान लो या 120 में से मान लो, वो 20 में या तो चॉइस में जाएगा, या तो चॉइस में छूट जाएगा वो 20 मार्क्स का, या फिर आप उसको गलती से स्टार्ट कर लोगे, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन देखने में होता है आसान, करने बैठते तो धुएं निकल जाते हैं। तो वो वाला हिसाब है। अगर तो आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हो, अगर मतलब स्ट्रैटेजी ऐसे चलाओ ना यार कि माइंडसेट बिठा लो कि 80 मार्क्स का पेपर आपको आता ही होगा, 100 का भी छोड़ दो, 80 का तो आता ही होगा वो किसी भी हाल में। तो वही अप्रोच रखो, तो पेपर निकल जाता है आराम से, ठीक है। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी हो रहा है, लास्ट में बताऊंगा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसे अप्लाई करके काफ़ी सारे पेपर्स आपके अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने मतलब सबअप कर रहा हूँ, उसमें क्या बताया, पहले आपको पढ़ना है स्टडी मैट न्यू वाला, फिर आपको करना है ओल्ड पीएम से क्वेश्चंस करने हैं साथ के साथ। इतना करोगे ना, एग्जामेशन आपकी आ सकती है बड़े आराम से, बहुत इजीली आ सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ देख लेना यार, इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जब आप पीएम के क्वेश्चंस करोगे ना, तरीका क्या है उसे सॉल्व करने का आपको पता होना चाहिए, रट्टे मत मारना सिर्फ। क्योंकि अब हुआ क्या, लाइक जो रिव्यू आया था पेपर का, क्वेश्चंस में ना बैक कैलकुलेशंस थी कि आपको उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, उन्होंने आंसर दे दिया, अब क्वेश्चन उल्टा करना है। तो वो तभी हो पाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, अगर रट्टा मारा फिर तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल ही इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि इससे हो जाएगा। और इसके बाद अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, जितनी भी हैं मैं कहूँगा एसएफएम की, वो सारे के सारे जो है इंटरनेशनल क्वेश्चंस करवाते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने कोचिंग लिया तो आप जो मर्जी करो, तो फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता उसमें। अगर आप सेल्फ स्टडी वाले हो ना, तो उससे इन्फ्लुएंस मत होना, अपने यार दोस्त के नोट्स ले लिए कि यार मेरे को अपने नोट्स दे दे फलाने सर के, तो मैं वहाँ से कर लेता हूँ। इतना टाइम मत वेस्ट करना, इतने हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आने वाले। आ भी जाएंगे ना तो याद रखना आपके पास बाकी के 7 सब्जेक्ट्स और हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट करने का नहीं है आपके पास। उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है। बहुत सारे टीचर्स ये भी कहते हैं हम आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं, पर कोई, अब आप खुद सोचो यार, इंडस्ट्री पे तब जा पाओगे अगर एग्ज़ाम पास करोगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एग्ज़ाम पास करना पहले, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम पे ही ध्यान दो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ो, वैसे ही इतना सिलेबस है यार, ख़त्म नहीं होने पे आता। तो ऐसा हम, लेकिन एक बात याद करना, एक छोटा सब्जेक्ट है, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो एफआर एंड ऑडिट सबसे लेंथी है, सबसे बड़े हैं, सबसे खतरनाक भी हैं, और स्कोरिंग भी हो जाता है। एफआर तो चलो स्कोरिंग है ही है, ऑडिट थोड़ा रिस्की है, और लॉ जो है और ऐसे हम छोटे हैं, लॉ तो बहुत ही छोटा है। अब बात करते हैं पहले ऑडिट की। तो ऑडिट के लिए दिक्कत क्या है, पेपर तो भैया अच्छा होता है ना, पेपर होता है मज़े में, ललन टॉप, नंबर नहीं आते, नंबर आते हैं 16, 20, 26, 39, सबसे खतरनाक स्कोर जो आता ही आता है बहुतों का, 40 भी नहीं आ पाते इसमें। और जब पेपर दे के आते हैं, एग्जामिशन पक्की है जी,
65 तो गए ही नहीं कहीं पे, होता है ना ऐसा। और जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है उसे अभी से बता रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। तो स्टेट दिक्कत कहाँ आती है? सबसे बड़ी दिक्कत आपका जो रिसोर्स है जिससे आप पढ़ रहे हो, स्टडी मैट बहुत बल्कि आपको पता तो आप उसे अवॉइड करते हो। ठीक है, मान लिया कि यार दिक्कत तो है, मैं इससे एग्री करता हूँ। ऑडिट का स्टडी मैट बहुत खतरनाक टाइप बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, और लैंग्वेज बहुत उसकी बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है। तो आप करते क्या हो, या तो आप कोचिंग लोगे, बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, या फिर आप क्या करोगे, आप बुक ले आओगे मार्केट से, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन बैंक स्कैनर जो भी कहते हैं। जब वहाँ से पढ़ते हो फिर मज़ा आता पढ़ के ऑडिट, यार ये तो कुछ है ही नहीं, छोटे छोटे आंसर्स हैं, 4 नंबर में 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 6 वाले में 6 लिखने हैं, या 4 वाले में 6 लिख देंगे, 6 वाले में 8 लिख देंगे, 8 पॉइंट्स लिखेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, हो जाएगा। मार्क्स नहीं आते। अपना ना किसी का, अब जिसने अटैम्प्ट्स दिए हैं वो पेपर मंगवा के देखना कि मार्क्स क्यों नहीं जा रहे। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सी बुक आपको हेल्प कर सकती है। सी ए रवि टॉरी, आप शायद जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे उनको जानते होंगे। उनकी एक बुक है परम के नाम से, वो एक क्वेश्चन बैंक है। अब डिफरेंस कहाँ है? अब इस बुक को चलो साइड भी कर दो आप एक बार, आप एक काम करना, बस अभी ना सजेस्टेड आ जाएगा, आई गेस आ भी गया होगा या फिर आने वाला होगा नवंबर वाले अटैम्प्ट का। वो जो सजेस्टेड आएगा ना या आया होगा, उसमें जो पेपर में क्वेश्चन थे वो मिल भी जाएंगे बाकी ऑथर की बुक में, जो भी आप बुक फॉलो करते हो। आंसर मैच कर लेना आप एक बार, ठीक है। आंसर आप मैच करोगे, आंसर में क्या होगा, इंस्टीट्यूट क्या कर रहा होगा, 4 नंबर में 1.5 पेज का आंसर दे रहा होगा, और वो फलाना टीचर क्या कर रहा होगा, 4 नंबर के आंसर में 4 पॉइंट दे रहा होगा, तो नंबर कहाँ से आएंगे यार? मजाक थोड़ी चल रहा है, ये सी है, इसमें ऐसे नंबर नहीं आते होते। तो ऑडिट में ये चीज़ मैंने फेस की है, मेरे 2 अटैम्प्ट फालतू लगे सिर्फ इस वजह से, ऑडिट की वजह से, ठीक है। तो जो परम मैं बुक आपको बता रहा हूँ, बुक का नाम ही परम है, गूगल करके मिल जाएगी इजीली। इस बुक में क्या है, इस बुक में स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली आईसीए का ही कॉपी पेस्ट किया हुआ सारा कुछ, लेकिन सर ने उसको क्या किया, रवि सर ने क्या किया, उसको अडेप्ट लाइक मॉडिफाई किया आंसर को, जैसे होने चाहिए, अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं, ऑथर के नोट दिए हुए हैं, क्योंकि कुछ आंसर्स में कंट्रोवर्सी होती है। आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे लगना चाहिए, वो लगा देते हैं कंपनी ऑडिट का सेक्शन। आपको लगता है कि यहाँ पे एथिक्स का भी पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे वो मेंशन नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पीएम में शायद वो क्लैरिटी नहीं है। हालांकि मैं पीएम को डिस्करेज नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूज़ सिलेबस में पीएम तो है ही नहीं। तो पीएम को अगर यूज़ करनी है तो अच्छे से करो ना, फिर इससे अच्छा है कि ये बुक यूज़ कर लो, इस बुक में सब कुछ है। दिक्कत उनको आने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी पुराने वाले स्कैनर्स पढ़ रखे हैं, वो क्वेश्चन बैंक पढ़ रखे हैं, जब वो इस पर शिफ्ट करेंगे तो हालत होगी ख़राब, मेरी भी हुई थी, क्योंकि इसके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं। 2 वॉल्यूम्स हैं सर की बुक के, आंसर्स खतरनाक लगेंगे लेकिन मार्क्स इसी से आएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, मैं बोल ही रहा हूँ तो क्या ऑन रिकॉर्ड ही है। मतलब अगर आपकी अच्छी तैयारी होगी ना तो आप ऑडिट में एग्जामिशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 55 वक्त तो आपके पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 59 तक मार्क्स आ जाते हैं, 60 आ नहीं पाते, तो मतलब अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गए। लेकिन अब इसमें दिक्कत कहाँ है कि यार ऑडिट करें कैसे, है ना, ऑडिट करें कैसे, मतलब कि स्ट्रैटेजी करेगी कितने घंटे पढ़ना है, कैसे करना है। तो पहले मैं लॉ बताने के बाद ग्रुप 1 का एक बार बता दूंगा कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि मैं एडवाइस यही करूँगा कि सिंगल ग्रुप के हिसाब से, क्योंकि मैंने अपीयर किया है, तो अगर आप वैसे करो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यार मैं रैंक होल्डर वाली स्ट्रैटेजी मैं दे नहीं सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता अब उनकी अप्रोच क्या है। किसी को ले आऊँगा चैनल पे कभी ना कभी, तो आप सब वो बता देगा। लॉ के लिए मैंने क्या किया, तो लॉ के लिए देखो, लॉ सबसे छोटा सब्जेक्ट है, सबसे छोटा। अब दिक्कत क्या आती है आप सबको यार, मतलब बहुतों को, कि एक तो कईयों को लॉ लगती है मुश्किल, और मेरे को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन इंटरेस्टिंग होने के बावजूद मैंने कभी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ी। आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब आप करते क्या हो, लॉ लेके बैठे हो, 4 घंटे 5 घंटे नहीं समझ आएगी यार। सेकंड अप्रोच जो गलत होती है, डायरेक्टर से स्टार्ट कर दोगे, खत्म ही नहीं होगी, आपको लगेगा यार ये तो खत्म ही नहीं होने पे आ रहा, चैप्टर ही बहुत बड़ा है। डायरेक्टर चैप्टर सबसे बल्कि चैप्टर है, और उसको करने के बाद लगता है कि यार हफ्ता चला गया, सर 3 चैप्टर किए हैं। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टार्ट करो इकोनॉमिक लॉ से, ठीक है। करना कहाँ से है, मैंने जो बुक फॉलो की थी यहाँ पे आपके लाइक एक काम कर सकते हो आप सबसे पहले। अच्छा, मैंने ऑडिट में शायद ये नहीं बताया कि आपको जो परम बुक करनी है ना, उससे पहले, परम बुक पढ़ने से पहले आप अगर चाहो तो कोई भी फुल बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। फुल बुक कैसे, या तो स्टडी मैट पढ़ लो, एक बार एक रीडिंग कर लो वहाँ से, और जब आप स्टडी मैट से करोगे तो स्टडी मैट के साथ या परम पे आ जाना, चैप्टर किया फिर परम पे आ गए, ठीक है। उस चैप्टर के बाद जो चीज़ें मिसिंग लगेंगी आपको कि यार ये चीज़ परम में कवर नहीं है, वैसे बहुत रेयर चांस है, तो उसको हाईलाइट कर लो स्टडी मैट में ही। और सेकंड डिवीजन ऑनवर्ड सिर्फ हाईलाइट पोर्शन वाला ही पढ़ना अपने स्टडी मैट से, ठीक है। स्टडी मैट नहीं करना है तो किसी और कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन परम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लॉ में भी ऐसा ही है, लॉ में आप एक रीडिंग करो स्टडी मैट से, अगर आपका मन है कि ये स्टडी मैट से करना है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी साइड से भी, स्टडी मैट से बहुत अच्छा रहता है। और
स्टडी मैट से करने के बाद मैंने जो बुक फॉलो की थी, मैंने स्टडी मैट नहीं किया था ड्यू टू एक्सपायरी रीजन जो भी थे। हालांकि बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे चाहिए थी क्वेश्चन आंसर वाली अप्रोच। तो टैक्समैन पब्लिकेशंस की बुक आती है, CS तेजपाल सेठ सर का नाम है, इनकी बुक है। CS, वो कंपनी सेक्रेटरी हैं, तेजपाल सेठ। इनकी बुक मतलब कि ब्लेसिंग टाइप है। एग्जामिशन थी मेरी लॉ में भी, सिर्फ डेली 2 घंटे पढ़ने से होता। इस बुक में है क्या, पहले आपको दिया होगा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर देने के बाद ही आ जाएंगे क्वेश्चंस, और सॉल्व क्वेश्चंस हैं। और मजे की बात क्या है कि CA और CS दोनों के हैं। ये बात काफ़ी लोग CA फाइनल में जानते हैं कि अगर ICAI मुश्किल पेपर सेट करेगा लॉ का, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, CS के पेपर से आएंगे। क्योंकि CS का जो लॉ है थोड़ा बल्कि है, चैप्टर सारे सेम है, लेकिन उनकी इन डेप्थ जो मेन चीज़ जो उनका कह लो कि डोमेन है वो लॉ ही है, कंपनी लॉ है, तो पेपर वहाँ से सेट हो जाता है। तो वो जो मुश्किल क्वेश्चन है वो कवर है इस बुक में, आपको महसूस भी नहीं होंगे करते हुए। ठीक है, मिक्स कर रखा है सारा ही। तो मैं ये बुक, मुझे नहीं, अब मेरे सुनने में आ रहा है ये बुक अब आनी बंद हो गई है। तो अगर ये बुक अब नहीं आती तो यार कोई भी ऐसा स्कैनर ले लो जिसमें CA CS दोनों के क्वेश्चन हो, बहुत इजीली मिल जाएंगे मार्केट में, बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सिर्फ CA वाले क्वेश्चन करना भी मुझे लगता है कि रिस्की हो जाता है। और एक खतरनाक चीज़ जो कि जो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है ना, वो भी उन्होंने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में मीम बड़े चलते हैं कि लॉ के पेपर में कैलकुलेटर कौन लेके जाता है ना। कि आई फील पुअर, नहीं आई फील क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, कुछ होता है यार। कि उनके लिए आई फील सैड फॉर देम, जो ऐसा कुछ करते हैं ना, वैसा लिखते हैं वो मीम में, मीम की लैंग्वेज है ये। तो भाई ऐसा मत करना। नवंबर 19 का पेपर उठाना, उसमें 3 क्वेश्चन थे प्रैक्टिकल, ठीक है, और उसमें चाहिए था कैलकुलेटर। मेरी एग्जाम्शन आई थी इसी करके। तो जो उनसे बच्चे वहाँ मीम बनाते हैं ना, वो या तो बच्चे हैं, सीधी सी बात है, या उन्हें पता नहीं है कि लॉ के एग्जाम में कैलकुलेटर चाहिए होता है CA फाइनल में। हालांकि वो होशियार है, उनकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, उन्हें नहीं चाहिए होगा तो आप ले जाना यार, क्योंकि 3 घंटे ही मिलने हैं इस पेपर में भी, और क्वेश्चन 6 ही होंगे और सब में पार्ट्स भी होंगे। तो ये नहीं कि आप बैठ के उसको रफ लाइन खींच के वहाँ सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर ले जाना। ठीक है, तो ये अब सम अप कर रहा हूँ इसके लिए कि पहले आप स्टडी मैट से पढ़ लो या कोई भी बुक से पढ़ लो, और अगर तेजपाल सेठ सर की बुक मिलती है तो सफिशियंट है, कोई स्टडी मैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें कवर्ड ऑलरेडी। ठीक है, मैं किसी भी केस में स्टडी मैट को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आप उसे करो या ना करो, कि उसे ना करो बेसिकली, तो उसे कर ले रहे हो, अगर उसे कर भी रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ उसे करने के बाद क्वेश्चन बैंक उठा लो CA CS दोनों, जिसमें दोनों वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, सफिशियंट रहेगा। तो ग्रुप 1 का यहाँ तक हो गया। अब ग्रुप 1 के लिए अगर मैं बताऊँ कि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 ही पढ़ रहे हो अब मई 21 के लिए, तो कैसे करना है। तो देखो, बिल्कुल डिटेल के लिए मैं थोड़ा एक वीडियो और से बना दूंगा बाद में, अभी स्टार्टिंग बताया था कैसे कर सकते हो आप। मैं बहुत मतलब बच्चों से मिल चुका हूँ जो मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं उनसे भी, और मैंने खुद की अप्रोच भी देखी है, खुद को बहुत ऑब्जर्व किया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, FR स्टार्ट किया, FR ही पढ़ी जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन, फिर वो पढ़ेंगे SFM, फिर पढ़ेंगे ऑडिट, फिर पढ़ेंगे लॉ, या वाइसा वर्सा कुछ भी ऊपर नीचे कर देंगे, लेकिन एक टाइम पे एक सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। मुझे वो लगती है अप्रोच गलत। रीज़न क्या है, आज आपने FR स्टार्ट करी, 15 दिन लगा दिया FR पे, या FR के साथ 9 पढ़ लिए सपोज करो, 15 दिन के बाद आपने नया सब्जेक्ट उठाया, उस पर लगाए 15 डेज, फिर आपको लगता है कि यार FR देखे दोबारा उठा के, सफ़ा चट सारी दिमाग से, FR ख़त्म। ठीक है ना। तो देखो आप CA फाइनल में हो यार, बच्चे नहीं हो। मैंने कभी भी मतलब ऐसा एक दिन भी नहीं किया कि मैंने चारों सब्जेक्ट्स ना पढ़े हो, चाहे ग्रुप 1 था या ग्रुप 2 था। इतना कर सकते हैं यार, 16 घंटे का आप बनाओ शेड्यूल, 16 तो 12 से स्टार्ट तो करो, 12 घंटे भी अगर करोगे। FR को दो 3 से 4 घंटे दो, SFM को दो 3 से 4 घंटे, ऑडिट 3 घंटे दो, लॉ 2 घंटे दो, 4 4 8, तो 13 घंटे बनते हैं, मतलब 8 है ना, 11 और 13, 2 घंटे और, तो मतलब 4 घंटे FR, 4 घंटे SFM। हालांकि SFM को आप 3 घंटे भी कर सकते हो, ज़्यादा लेंथियर नहीं है ये। और जो ऑडिट है उसको 2 3 घंटे में दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, नींद आ जाती है। लॉ को 2 घंटे बहुत है अगर इस बुक से पढ़ रहे हो तो, या कोई भी बुक हो। लॉ में इतना कुछ है नहीं यार, लॉ में चैप्टर ना, आपकी अप्रोच गलत है। अगर आप डायरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रोच ही गलत है। सेबी चैप्टर आप छोड़ सकते हो, सेबी चैप्टर आप छोड़ सकते हो, और सेबी को मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ने को क्योंकि बहुत लेंथी है यार, मतलब सब्जेक्ट वो है, टॉपिक है, आता कुछ है नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मुझे लगता है लॉ इतना मतलब स्कोरिंग है, अगर आप उसको छोड़ के बाकी अच्छे से कर लोगे ना, तब भी एग्जाम्शन आई जाएगी। मेरी भी ऐसी आई है कोई ऐसा, और ऐसा नहीं कि मेरे पेपर में क्वेश्चन नहीं था सेबी वाला, सेबी का भी था, SCRA का भी था। आप दोनों छोड़ सकते हो, लेकिन मैं SCRA इसलिए कह रहा हूँ कर लो क्योंकि वो ईजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब करना कैसे है, जो मैं कह रहा था कि देखो टाइम आपको बनाना पड़ेगा। मैं ये अप्रोच कहूँगा कि एटलीस्ट आप वैसे चारों सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो दिन में यार, सारे पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। अगर आपको लगता है फिर भी दिक्कत है तो दो दो तो पढ़ो यार एटलीस्ट। ठीक है,
दो दो पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि, और जब आप दो दो, जब लाइक आपने दो पढ़ लिए 15 डेज में या 20 डेज में दो खत्म कर लिए, तो 21st डे से जब आप तीसरा उठाओगे ना, तो यार एक एक घंटा उनके लिए रख लेना। एक एक घंटा इसके लिए रखना कि जो आपने वो दो सब्जेक्ट्स पढ़े ना उनको रिवाइज भी करना साथ साथ थोड़ा थोड़ा, नहीं तो भूल जाओगे यार, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आने वाली है। और उसके बाद ना फिर टाइम भी वेस्ट होता है। मतलब यूट्यूब पे जाओगे, हाउ टू क्लियर सी ए फाइनल इन 15 डेज, इन 20 डेज, इन 1 मंथ, इन 2 मंथ, देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी गूगल वगैरह पे, ऐसी बहुत सारे कंटेंट डाला हुआ है। मज़ेदार चीज़ नहीं है। देखो, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, एग्ज़ाम देने का मज़ा तभी आता है जब तैयारी की होती है। हमें भी पता होता है तुक्के से तो यार किस्मत ही पास करा सकती है, और वो बहुत रेयर चांस है। मेहनत के बाद जो एग्ज़ाम देने का मज़ा है ना, वो मज़ा किसी और चीज़ में है ही नहीं। हर चीज़ पढ़ लो, ठीक है। एफ आर के लिए अगर मैं यहाँ वापस बात करूँ कि ग्रुप वन की बात चल रही है, एफ आर में पढ़ना कैसे है, कभी भी बड़ा टॉपिक मत स्टार्ट करो। कभी भी बड़ा टॉपिक स्टार्ट मत करो, स्टार्ट हमेशा करो छोटे टॉपिक से। छोटा जैसे कि इंडेक्स वन से स्टार्ट कर दो यार। ये हमारा माइंड है ना, ये डरपोक होता है। मुझे दिल का तो पता नहीं, माइंड बहुत डरपोक होता है, ठीक है। तो माइंड को क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। अगर आपने स्टार्ट किया होल्डिंग से, या आपने स्टार्ट किया सपोज बिजनेस कॉम्बिनेशन से, 10 दिन लग गए, 10 दिन के बाद सोचोगे यार 40 में से मैंने सिर्फ 2 चैप्टर किए हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। तो बेटर क्या कि पहले 10 दिन लगा के ना वो 20-25 चैप्टर खत्म कर लो, हो जाते हैं बड़े इजीली, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद उठाओ कंसोलिडेशन, जो जो भी है ये बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल, सबसे लास्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सबसे लास्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मैं छोड़ने को भी कह सकता हूँ, बट वो हो जाता है फिर भी। अगर आपसे हो रहा है तो कर लो, मैंने छोड़ दिया था। छोड़ा भी क्या, मैंने कर ही लिया था यार, कर कर आगे कि चल थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बट एग्जाम में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, फिर भी मेरी एग्जामेशन आ गई थी। चॉइस में तो मिलती है, बाकी सारे चैप्टर अच्छे से किए हुए थे। एफ आर के स्टडी मैट में, एफ आर की आर टी पी में आपको कुछ कुछ जगहों पर थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे बड़े बड़े, मेरे टाइम पे वो भी आए हुए थे। मैं कहता हूँ बच्चे वो छोड़ के जाते हैं, मुझे उसने एग्जाम्प्ट करवा दिया, मतलब मेरी एग्जामेशन वहीं से आई है। तो मेरी उस हर चीज़ से पकड़ करो यार, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जो चैप्टर कर रहे हो ना उसे आपने अच्छे से करना है, लेकिन सिर्फ आई सी ई आई वाला ही क्वेश्चन करना है, ए सी सी ए वगैरह का नहीं करना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है। एस एफ में भी सेम अप्रोच फॉलो करो, छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो, मर्जर वगैरह मत स्टार्ट करो, स्टार्ट करो पोर्टफोलियो से। और पोर्टफोलियो में क्या है, मतलब सिर्फ पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ है ही नहीं, कुछ याद ही नहीं करना, फॉर्मूले पढ़ लिए एक बार समझ आ गए तो पूरे चैप्टर मतलब पता ही है। उसके बाद कौन सा वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन करके है ना, मुझे नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा, एक सिक्योरिटी एनालिसिस है। तो ये वाले जो चैप्टर है इनको अच्छे से कर लो, मतलब ये दो चैप्टर ना स्टार्ट में कर लो, थोड़े बड़े तो हैं लेकिन ईजी हैं। मर्जर मिड में कर लो या लास्ट में कर लो। फॉरेक्स डेरिवेटिव खतरनाक है। तो जो फर्स्ट डिवीजन है उसके लिए तो ऐसा कि यार फॉरेक्स और डेरिवेटिव लास्ट में करो, डेरिवेटिव सेकंड लास्ट, फॉरेक्स बिल्कुल लास्ट, ठीक है। सेकंड डिवीजन से कैसे करना है उसके लिए मैं फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरी अप्रोच कुछ डिफरेंट है, वो डिटेल में बतानी पड़ेगी कि कैसे आपको हर रोज़ रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक को, वो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल एक बार तो रिवाइज करो, बाय फेब एंड या फिर मार्च के बिगिनिंग में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा अगले रिवीजन के लिए, ठीक है। तो ग्रुप वन हो गया आई गेस पूरा, एफ आर का बता दिया, एस एफ का बता दिया, ऑडिट परम वगैरह मैंने बोल दिया, लॉ के लिए तेजपाल सेठ सर की बुक। अब ग्रुप टू, खतरनाक वाला ग्रुप। सबसे पहले आता है एस सी एम पी, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सबसे बड़ा डायलेमा कि भाई कहाँ से करें, स्टडी मैट में क्वेश्चन नहीं है, आर टी पी में यार वो चीज़ें आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, फलाने टीचर ने करा दिए इतने इतने क्वेश्चन, स्टडी मैट में क्वेश्चन नहीं है। तो इतना बता देता हूँ, फलाने टीचर ने जो क्वेश्चन कराए हैं उसके पढ़े हुए बच्चे पास नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम, ठीक है। और जो स्टडी मैट पढ़ के जा रहे हैं वो उनका पास हो रहा है। अब मैं खुद एग्जाम्पल हूँ, मैंने भी किसी टीचर को फॉलो किया था ब्लाइंडली। नाम लेना चाहता हूँ मैं उस बंदे का, यहाँ पे अपने आप को इंडिया की बड़ी बड़ी फैकल्टीज बताते हैं सारी, बट क्योंकि मर्यादा का कहते हैं ना रखना बहुत ज़रूरी है, नाम लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि इस बंदे ने क्या क्या हरकतें की हैं। कंटेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है उनके मतलब नोट्स का, बट कोई बात नहीं, बिजनेस करने तो सबको, हमें तो पास होने से मतलब है। स्टडी मैट पढ़ो सिर्फ। सबसे खतरनाक चीज़ डिसीजन मेकिंग चैप्टर, जिसको कि इतना हाइप किया हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, 40 नंबर का आ जाएगा, नहीं आएगा यार, वो ओल्ड सिलेबस नहीं है ये। वो एक क्वेश्चन आएगा, और वो टीचर करवा के रहे हैं, 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग चैप्टर का जो सिर्फ क्वेश्चन है उसकी लेंथ ही 2 पेजों की होती है, उसका आंसर आगे 4 पेजों में जाता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, वो अप्रोच फॉलो नहीं होती आईसीआई में। क्वेश्चन का वे बिल्कुल चेंज हो चुका है। 3 नंबर की कैलकुलेशन, 7 नंबर का होगा उसका मतलब एनालिसिस, कि आपको थ्योरी में बताना पड़ेगा उसका एनालिसिस 7 नंबर में। पहले उल्टा होता था, पहले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 9 नंबर की कैलकुलेशन, 1 नंबर का एडवाइस भी कर दो लास्ट में, अब उल्टा हो चुका भाई बिल्कुल।
तो जितना स्टडी मैट में सारा कर लो उतना सफिशिएंट है। मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं बहुत डरता था एग्जाम से पहले कि यार फेल ना हो जाऊँ कि मैंने सिर्फ स्टडी मैट किया है। निकल गया आराम से। स्टडी मैट के साथ आपको करना क्या क्या है, स्टडी मैट के साथ आप उठाओ सारी आरटीपीज, पिछली सारी आरटीपीज उठा लो, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन ढूंढो, उसमें से प्राइसिंग के ढूंढो, उनको इकट्ठे कर लो, वो आपको वहाँ से करने हैं। एमटीपी, आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, सही स्टडी कर लो पिछले सारे, मतलब कोई रिसोर्स छोड़ना नहीं है। अब अगर कोई आपको रेफरेंस बुक की मतलब हेल्प चाहिए तो मैं बुक बता देता हूँ। बुक का नाम है ऑप्टिमाइज्ड, संकल्प कांचा सर की बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारा स्टडी मैट कवर्ड है। हालांकि मैंने किसी बुक के ऊपर पूरा वो नहीं किया, डिपेंड नहीं हुआ मैंने वो बुक के साथ साथ पीएम भी अपना स्टडी मैट भी किया, अच्छे से किया है। स्टडी मैट में जो बैक एक चैप्टर में क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसमें मिसिंग है, बहुत रेयर है वैसे ये वाला केस, लेकिन डिसीजन मेकिंग चैप्टर आपको उस बुक से नहीं करना। डिसीजन मेकिंग चैप्टर आपको स्टडी मैट से ही करना है, वो संकल्प सर की बुक से नहीं करना। मतलब कोई ऑफेंड मत होना यार, मतलब मैं पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। बाकी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की अप्रोच कुछ और है इंस्टीट्यूट की अब, ठीक है। तो उसके लिए आप वो वाला चैप्टर वहाँ से अवॉइड कर सकते हो। अगर अटैम्प्ट आपका बहुत लेट है, नवंबर में है, तो कर लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीख लो जैसा उसमें दे रखा है। मई 21 के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, मतलब ये चैप्टर वहाँ से छोड़ देना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में छोड़ के गया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया आज तक, ठीक है। आपको मैं एडवाइस नहीं करूँगा छोड़ने की, लेकिन हाँ समझ आएगा तो कर लेना यार, नहीं तो छोड़ देना। तो मैं क्या करूँ इससे ज़्यादा, ठीक है। मैं मतलब विवश हो चुका हूँ बोलने के लिए। अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ और की थी, ऑप्टिमाइज जो सर की बुक है, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि जो सर की थ्योरी बुक है, 2 वॉल्यूम्स है इसके, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी के अंदर सर ने सब कुछ कवर किया, सारी केस स्टडी डाल दी है उसमें ऑलरेडी, ठीक है। सारी केस स्टडीज जो बड़ी बड़ी सारी ही हैं उसमें, तो उसका बेनिफिट वहाँ से उठाओ। चैप्टर करो, चैप्टर कैसे करना है आपने, कोई भी कॉस्टिंग का पहले आपको मतलब करने चाहिए क्वेश्चन सारे, जहाँ से मर्जी आपने किसी भी टीचर को अगर नोट्स लिए हुए हैं ना, अगर वहाँ से करना है तो सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर लो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जो स्टडी में अटके हैं। मैं किसी टीचर को यहाँ पर रिकमेंड करूँगा ही नहीं। संकल्प सर को मैं कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बुक में सब कुछ कवर्ड है। उसके अलावा एक दो फैकल्टीज़ देख ली बड़ी बड़ी, तो अब मैं किसी और को मैं देखता ही नहीं इस चक्कर में, ठीक है। संकल्प सर के बाद अगर आपको उनकी फास्ट टैग लेनी ले लो, क्लासेस लेनी है ले लो, आपकी इच्छा। सेल्फ स्टडी वालों के लिए कह रहा हूँ, उनकी बुक सब कुछ है, सफिशिएंट है, ठीक है। और ये बुक मैंने जब स्टार्ट की थी, एग्जाम में 2 महीने रह गए थे, उससे पहले मैं किसी फैकल्टी पे अंधा विश्वास करके चल रहा था, और शुक्र है मैंने वो छोड़ दिया, थैंक्स टू कोरोना, कि मुझे टाइम मिला सोचने का कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैंने डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्लियर है कि आपको स्टडी मैट ही करना, केस स्टडी सारी करनी है, सारी केस स्टडीज करनी है, छोटी बड़ी, बहुत बड़ी वाली भी करनी है। पहला क्वेश्चन वैसे ही आ गया था इस बार, तो बहुत बड़ी वाली भी करनी है। और क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं यार कॉस्टिंग में, कंसेप्ट आपको इजीली हो जाएंगे। आपकी पकड़ होनी चाहिए मॉडल्स पे। पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में इतने सारे मॉडल्स हैं, है ना। वो बैक फ्लस्ट मॉडल होगा लाइक जिसको, या फिर आप कह लो वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन मॉडल, वैल्यू शॉप मॉडल आएगा, सेम ही नाम है उसका। तो ये लाइक पोर्टर का मॉडल आ गया फिर, और बहुत परफॉर्मेंस प्रिज्म, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, करते करते बहुत सारे हैं। वो सारे आप कर सकते हो, आपको सारे करने हैं, पकड़ बनानी, क्योंकि अगर आपके सामने कोई केस स्टडी आ गई वहाँ पे आपको मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस पिरामिड वगैरह जो जो भी है आपको सब कुछ करना है, और यही हमारी मेन स्ट्रेंथ है। और इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने कॉस्टिंग स्टडी मैथ से कर ली ना, तो अगर आपका ये सबसे बेकार सब्जेक्ट था, सबसे वीक था, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, खुद ही मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। मैं बहुत डरता था कॉस्टिंग से, बहुत ज़्यादा। एंड जब मैं एग्जाम देकर आया ना, आई वॉज लाइक यार मज़ा आ गया, इतना सिंपल पेपर मैंने देखा नहीं था लाइफ में आज तक। क्योंकि वो सिंपल क्यों था, वो स्टडी मैथ से था, उसकी अप्रोच चेंज थी, उसमें सब कुछ चेंज था, हर चीज़ स्टडी मैथ से आ रही थी, ठीक है। तो अच्छा लगता ना ऑब्वियसली, क्योंकि आपने तैयारी की हुई थी वहाँ से। और अ, बस इसमें और कुछ नहीं है यार, संकल्प सर की बुक है, अगर करनी है तो कर लेना, तो स्टडी मैथ सफिशिएंट है, ठीक है। केस स्टडी सारी करना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है। और एम टी पी आर टी पी मई 18 से, ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट पेपर है इलेक्टिव, मैंने लिया था इकोनॉमिक लॉज। अब यहाँ पे मैं इसके अलावा किसी और पेपर के बारे में बोल सकता ही नहीं, मैं एलिजिबल ही नहीं उसके लिए बोलना। हालांकि मैं अब एडवाइस तो मैं कुछ भी दे दूँ, पर मैं उसको उसके लायक नहीं समझता खुद को, क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स देखे ही नहीं है। हालांकि मैंने एक बार अटैम्प्ट दिया था इंटरनेशनल टैक्सेशन का, बट उसका लेवल हो गया थोड़ा खतरनाक। तो इकोनॉमिक लॉ जो ले रहा है या जो सोच रहा है, मैं उसको कहता हूँ कि ले लो यार, अच्छा है, मेरे 70 मार्क्स हैं इसमें। और इसको पढ़ने की स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि स्टडी मैट से पढ़ो। अब यार दिक्कत कहाँ आ रही है, जिनकी एग्जामेशन नहीं आ पाई इस बार, या जो भी कारण रहा, जो जिनका पेपर पूरा नहीं हो पाया, उनके लिए भी बता दूंगा यहाँ पे कि दिक्कत कहाँ आई होगी आपको, जो आपसे गलती हुई है। इकोनॉमिक लॉ को हम लेते हैं कि यार इलेक्टिव है तो यार मज़े से कर लेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, आपको बहुत सारे टीचर्स टेलीग्राम पे या कहीं पे भी आपको इंडेक्स देते हैं,
जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि मैंने इंडेक्स फॉलो किया है, मैंने सनित्य सराफ सर का फॉलो किया है, लेकिन मैंने यूज़ कैसे किया देखो, उसको यूज़ करने का ना एक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का भी उठाया और यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप उसको यूज़। पहले कम से कम आप 6 से 8 बार स्टडी मैट पढ़ो, सिर्फ 6 एक्ट है उसमें, उनको पी लो कि हर पेज पे क्या लिखा है पता होना चाहिए आपको। अपनी कलाकारी कर दो, लिख दो हर चीज़ वहाँ पे पेज पे, हर चीज़ डिफाइन कर दो। क्योंकि देखो स्टडी मैट में बहुत सारी जगह आपको ऐसी लगेगी जहाँ पे हेडिंग ही नहीं है यार, आपको लगता है हेडिंग होनी चाहिए, यहाँ पे सेपरेट होनी चाहिए। क्योंकि जब आप केस स्टडी देखोगे ना, तो केस स्टडी में पॉइंट्स को बीच बीच में से उठा रखे हैं, तो आपको वहाँ से क्लैरिटी है कि वो क्लैरिटी तभी आ सकती है अगर आपने 6 से 8 या 10 बार आपने पढ़ा होगा। जब इतनी बार पढ़ लोगे ना स्टडी मैट को, फिर उठाना इंडेक्स, फिर करना उसको कोरिलेट। इंडेक्स में आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी, मैंने बहुत सारी एडिटिंग की थी, मैंने वहाँ पे अपने चीज़ें लिखी हैं कि ये चीज़ें इंडेक्स में होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने अपनी हेडिंग्स क्रिएट की थी खुद से स्टडी मैट में। वो क्रिएट की तो मुझे डालनी पड़ी इंडेक्स में खुद से ऊपर लिख के कि यार इस पेज पे ये चीज़ भी है। सेकेंडली, नितिन सराफ सर ने एक बुकलेट निकाली थी छोटी सी, 72 पेजेस के आसपास की। उसमें केस लॉ का एनालिसिस था सारा, जो नई केस स्टडीज आई हुई है बड़ी खतरनाक सी है ना देखने में। सर नितिन सराफ सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, मतलब उनकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पर, और उस उनके नोट्स में ही मतलब सब कुछ है। और ना बड़े कंसाइज कुछ समरी नोट्स थे, 70 पेजेस में थे। वो 70 पेजेस ना आपको मतलब इलेक्टिव वाले को भी याद करने हैं। वो ये नहीं किया कि वो तो लेके देखो, लेके जाना एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, ले जाना साथ में, वो तो लाउड ही है, ओपन बुक है। लेकिन वो याद करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब जिनका पेपर पूरा नहीं हुआ था, आप लोगों ने क्या किया था, पहले केस स्टडी पढ़ी होगी, केस स्टडी पढ़ी और फिर लगे बैठे। अब केस स्टडी थी बहुत बड़ी, तो पूरी नहीं पढ़ पाए सारी की सारी। तो मेरी अप्रोच उल्टी रहती है हमेशा, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये चीज़ खैर आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, 70% जो पेपर आया हुआ था ना इस बार, वो डायरेक्ट था, वो केस स्टडी बेस पे था ही नहीं। ऐसे ही हो रहा था वो पेपर, वो एमसीक्यू भी ऐसे निकलते रहे, फिर क्वेश्चन भी ऐसे होते रहे। तो 30-40% के लिए मुझे केस स्टडी पढ़नी पड़ी, और मेरे 10 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था मेरा। ये वाला इस बार भी, पहले भी ऐसे ही हुआ था मेरा, लाइक जब मैंने पहले दिया था इंटरनेशनल टैक्सेशन का, अब भी ऐसे ही हो गया था। तो स्ट्रेटजी फिर से यही है। पहली बात तो यह है कि इसको पूरी इज्जत दो सब्जेक्ट को, कि भाई ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्जाम्पशन लेनी है ना इसमें, ग्रुप तभी पास होगा। दूसरी चीज़ ये है कि भाई इसको मतलब बार बार पढ़ो। जब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो या 2 ग्रुप दे रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, यार पता क्या होता है, इलेक्टिव को कैसे लेकर चलना चाहिए कि ये आप माइंड फ्रेश करो, जैसे अखबार पढ़ते हैं ना वैसे पढ़ रहे हो। अब बोझ लेके ना पढ़ो उसको। आपने डीटी पढ़ ली, दिमाग थक गया, आधा घंटा ये पढ़ लो, ठीक है। कॉस्टिंग पढ़ी, दिमाग थक गया, 10 मिनट का ब्रेक लिया, आधा घंटा ये पढ़ लिया। करते करते ऐसी पूरी हो जाएगी, ये 10 दिन में पूरी हो जाती है, तो बुक में है ही कुछ नहीं। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिविजन करो। अब इस बार पेपर अच्छा आया हुआ था, तो अब ऑब्वियसली थोड़ी उम्मीद है कि पेपर थोड़ा ख़राब आ सकता है आगे, है ना, मुश्किल आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आईसीए की वेबसाइट में कुछ केस स्टडीज दे रखी हैं। उसके अलावा पुराने केस स्टडीज, पास्ट पेपर जो जितने भी हैं, सब कुछ मिला के 40-45 केस स्टडीज बन जाएंगी। ज़्यादा बन सकती हैं, 50 के आसपास बन सकती हैं। अब आपको करना क्या है, 5 से 6 तो करनी है लेटेस्ट वाली प्रैक्टिस, और 6-7 करनी है, 10 करनी है पुरानी, जो 50-50 नंबर की आती थी ना पहले। अब तो 25 का हो चुका है एक केस स्टडी का जो मतलब वेटेज है। पहले होती थी वेटेज 50 नंबर की, अगर पेपर मुश्किल आया तो वो 50 वाली डाल देंगे 25 में, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने वाले। वो तो उनको भी पता बच्चे की जान नहीं ली यार, उनको पता बच्चे हैं, तो इतना कोई औखा नहीं आने वाला। तो इस बार भी क्या था, 5 केस स्टडीज़ थी, 4 करनी थी, तो एक बहुत मुश्किल थी। वो तो खैर वो ही होता है, हर बार ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो वो आगे भी ऐसे ही होगा। तो वो ढूंढनी होती है यार, 15 मिनट मिलते हैं ना रीडिंग टाइम। 15 मिनट की कहानी भी मैं बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को देख लेना एक बार लास्ट तक, बड़ी अच्छी एक चीज़ बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, इकोनॉमिक लॉ का हो गया, स्टडी मैट और थोड़ी सी प्रैक्टिस इज्जत के साथ। अब आता है डीटी। डीटी यानी खतरनाक इनकम टैक्स। तो मैंने क्या किया, डीटी के लिए भंवर खुराना सर, सबको पता है, सबको अच्छे भी लगते होंगे ऑलमोस्ट, उनकी बुक सफिशिएंट है। हालांकि और भी बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है यार, एक छुट्टी में। आप जितनी मर्जी तैयारी कर लो यार, आप पी लो पूरी बुक, सब कुछ कर लो, क्वेश्चन कर लो पास 37 अटेम्प्ट सर, लाइक और टीचर्स दे रहे हैं, तो एक छुट्टी में हो नहीं पाते हैं। अगर आप में वो टैलेंट है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सको, तो बाकी सर की, वीजी सर की बुक भी बहुत अच्छी है, और बीबी सर की बुक भी बहुत अच्छी है, तो मैं दोनों को साथ में रखूंगा। अगर आपके साथ पास टाइम मैनेजमेंट है, देखो पता क्या है, टाइम कहीं ना कहीं उतना लग भी जाएगा, क्योंकि जब आप वीजी सर की बुक करोगे तो आपको पीएम नहीं करना पड़ेगा, आईसीआई का सफिशेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। अगर बीबी सर की बुक कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बीबी सर की बुक पहले तो कॉम्पैक्ट और जो उनका कंपाइलर है, उसके बाद अतुल अग्रवाल को आप जानते होंगे सारे के सारे, सी अतुल अग्रवाल, उनकी वेबसाइट है, उनकी ऐप भी है, वहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ डीटी का।
उसमें सारे ICA के क्वेश्चन कंपाइल किए हुए हैं, जो कि सब रेलिवेंट वाले हैं, जो भी है वो करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बीपी सर वाली बुक से बात नहीं बन पाती। असेसमेंट जैसे चैप्टर से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है वहीं से, ठीक है। बाकी यार मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में से वो चूज़ करना चाहिए जो आपके टाइम के हिसाब से है, ठीक है। अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे तो शायद अगर आप PM भी कर रहे हो, बीबी सर की बुक भी कर रहे हो, टाइम उतना ही लगेगा जितना विजय सर की बुक को लगेगा। तो आपकी अब कहते हैं ना कि माइंड को क्या चीज़ जल्दी पकड़ रही है, माइंड क्या जल्दी पकड़ रहा है कि यार कौन सी बुक अच्छी लग रही है, ठीक है। बुक कोई भी कर लेना दोनों में से, और रिवीजन लेक्चर देख लेना बीबी सर के, ठीक है, वो बात बन जाएगी उससे बड़ी इजीली। और PGVP से स्टार्ट मत करना। PGVP करने का एक तरीका होता है बड़ा सही, जो मैंने फॉलो किया था, डेली के 20 पेज, बस डेली के 20 पेज PGVP के करो। और फुल बुक मैं नहीं कह रहा किसी को करने के लिए, मई 21 के लिए खासकर समरी बुक ही कह रहा हूँ। पता लगे वो 5 5 मॉड्यूल लेके बैठ के सारे के सारे, टाइम नहीं है इतना आपके पास। नवंबर वाले लेके बैठो, कुछ भी करो, आपकी इच्छा है। मई वाले ऐसा काम मत करना, ठीक है। और पहली रिवीजन वही वाला तरीका, चैप्टर बड़ा क्वेश्चन ये चैप्टर, कुछ बच्चे एक अफलातून भी होते हैं हाई लेवल, वो पता क्या करेंगे, पहले ना वो पूरी बुक पढ़ेंगे थ्योरी वाली, सारी थ्योरी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन वो ले लेंगे उठा के, अब PGPA करेंगे फिर कैपिटल लिखेंगे। ऐसे होते, ये गलत अप्रोच है। आपने जो चैप्टर किया यार, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं वैसे ही करो ना। आपने अगर कैपिटल गेन पूरा कर लिया एक बार, तो जैसे ही वो खत्म होता है उसके क्वेश्चन उठा लो एक बार। वो वेट मत करो कि पूरा सिलेबस करेंगे, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे जो करते नहीं, करते जरूर है। तो मतलब चैप्टर करो, टॉपिक करो, कंसेप्ट जो भी कर रहे हो, उसके बाद आप उठा लो उसके क्वेश्चन। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसी टाइम पे। सेकंड रिवीजन के टाइम आपको कैसे करना है, आपको उल्टा करना है, पहले क्वेश्चन करने हैं फिर प्रोविजन पढ़ना है, हमेशा ऐसे करना है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं, वो क्या करेंगे कि वो सोचते हैं प्रोविजन पढ़ लिया सब कुछ हो जाएगा। तो आपकी इस बात को मैं, चलो मैं डिराइव भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एक्सपेरिमेंट दूंगा करने के लिए आपको। सबसे छोटा चैप्टर पूरी DT में होगा टोंडेस टैक्सेशन, वो शिपिंग बिजनेस वाला सबसे छोटा होगा, सबसे इजी भी है, एक पेज में कवर हो जाता है समरी में। तो इतना करना कि वो उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद ना उसका क्वेश्चन सॉल्व करना अपने आप बिना सोल्यूशन देखे। अगर आपने सही आंसर निकाल देना एक बारी में, फिर आप जो कहोगे हम वो कर लेंगे, फिर ठीक है, फिर आप जीते मैं हारा, ठीक है। क्योंकि दिक्कत पता क्या है, प्रोविजन की होती है इंटरप्रिटेशन कई तरह की। तो वो इंटरप्रिटेशन आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगी कि हमें लगानी कौन सी है यार ICA के हिसाब से। तो वो कर लेना प्लीज़ याद से, ठीक है। तो DT का हो गया, BB सर वाला मैंने बता दिया और VG सर वाला मैंने बता दिया। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। और मतलब अगर VG सर कर रहे हो तो आपको सिर्फ VG सर की बुक्स ही करनी है, समरी प्लस क्वेश्चन बैंक। BB सर की कर रहे हो तो BB सर की बुक्स दोनों प्लस PM जो अतुल अग्रवाल ने निकाला हुआ क्वेश्चन बैंक बेसिकली, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक है। एक चीज़ और कर सकते हो आप, BB सर की कॉम्पैक्ट कर लो, कंपाइलर मत करो। BB सर की कॉम्पैक्ट कर ली जो समरी वाली है, और जो PM जो क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो अतुल अग्रवाल का, द बेस्ट है ना, वो सब कुछ कवर हो जाएगा उस पर आएगा। ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है वो, फिर आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट IDT मेरा थोड़ा वीक सब्जेक्ट था, बट मेरे मार्क्स अच्छे आ गए इसमें, अब जैसे भी आगे पता नहीं। तो मैंने किया क्या था वो बताया हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं मतलब श्योर नहीं हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सही है नहीं, बट हाँ मार्क्स आए हैं तो मुझे लग रहा है कि यार वो चीज़ काम कर गई। फुल बुक पढ़ी थी मैंने बांगर की, बांगर के लिए ली फुल बुक, जो आपको पता आती है, मतलब अच्छी बुक है काफ़ी। क्वेश्चन बैंक लिया मैंने DG सर का, तो बांगर की फुल बुक और DG सर का क्वेश्चन बैंक, पहली रिवीजन दोनों से, सेकंड भी दोनों से, थर्ड में ये बुक मैंने साइड पे कर दी बांगर वाली। सिर्फ क्वेश्चन बैंक 4 5 रिवीजन, 6 रिवीजन जितनी भी हुई है मेरे से, ठीक है। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि यार इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें जो मुझे लगता है बतानी चाहिए, वो 15 मिनट्स की बात मैं कर रहा था कि 15 मिनट में यार जो एग्ज़ाम से पहले मिलते हैं उसे यूज़ कैसे करते हैं। मुझे एक बात जो मतलब, या तो मैं अजीब हूँ या मेरे जैसे और भी कुछ अजीब होंगे, आपको पता है वो 15 मिनट्स जो मिलते हैं, मैंने उस 15 मिनट में हमेशा एक क्वेश्चन सॉल्व किया, हमेशा किया। वो कौन सा किया, बड़े वाला। कैसे करते हैं यार, 15 मिनट्स मिलते हैं आपको, अब 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर पढ़ते रहोगे बैठ के सारा का सारा, हार्डली 3 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में पेपर को। ऊपर से देखने के लिए कि चैप्टर कौन सा आया कौन सा नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है हमें बेसिकली, एक चॉइस छोड़नी है वो देखना होता है। अब आप क्या कर रहे होते हो, क्वेश्चन बड़ा टेंशन में आ गया यार, ये तो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो उसको यार, क्वेश्चन देख लो कि चैप्टर, उसको लिख लो कि करना है या नहीं करना, टिक मार लो, तो या फिर उसको काटा मार दो जो उसको नहीं करना है। 3 4 मिनट लगाओ, 5 मिनट लगा लिए, उसके बाद क्या करो, 10 मिनट लगाओ, पेंसिल उठाओ हाथ में और पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लो बड़े वाला। DT IDT तो खासकर, मैंने DT का भी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, IDT का भी।
पेपर अभी अंदर पड़ा होगा, बट वो आपको दिख जाएगा, मैंने लिखा हुआ, सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है वहाँ पे, सब कुछ लिखा हुआ है उस पर कि यार इसकी ये अमाउंट है, ये मेरे जब जब मुझे शीट मिली आंसर शीट, कुछ नहीं किया, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, बस लिखता गया, टाइम बच गया। मेरा कोई भी एग्ज़ाम आज तक कभी लाइफ में कभी छूटा नहीं है। तो कोई मैं कोई ग्रेट इंसान वाली बात नहीं कर रहा, किसी का छुटना भी नहीं चाहिए। पेपर 100 नंबर का ही करना होता है, वो पैटर्न वैसे ही बन के आता है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आपकी कमी है, इसको दूर करो। अगर आपकी स्पीड में कमी है तो वो आपकी कमी है। आईसीआई को ब्लेम मत किया करो यार कि पेपर पूरा नहीं होता। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि यार मेरा कोई पेपर आज तक छूटा ही नहीं है यार। अब ठीक है, कुछ बंदे मुझे गालियाँ शायद निकाल सकते हैं कि कॉस्टिंग का पेपर नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा। तो इतना बात मैं कह देता हूँ यार, अगर कॉस्टिंग का पेपर एवरेज बच्चा 70 मार्क्स का करके आ रहा है ना, तो वो एवरेज है। अच्छा बच्चा उसको 80-90 करके आएगा, अगर 100 नहीं भी कर पा रहा तो एवरेज से तो उठना पड़ेगा ना आपको। देखो मैं भी एवरेज ही था, बट स्पीड तो तेज कर लो एटलीस्ट। पेपर अच्छा हो रहा खराब हो रहा बात की बात है, आप अटैम्प्ट नहीं करके पा रहे तो यार तो दिक्कत है। एक और चीज़, मतलब 15 मिनट्स आपको यूज़ करना है पेपर में से एक क्वेश्चन तो आप कर ही लेना है आपने, बच बचा के कर लो ना, पेपर पे लिख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एक चीज़ जो मुझे मैंने जो ऑब्जर्व की है मेरे फ्रेंड्स में से भी, कि यार मैं उन्हें कहता था कि हम इकट्ठे पढ़ते हैं, चलो कि मतलब वो अपने घर में अपने घर, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम सेम डे पढ़ेंगे। तो मुझे पता क्या सुनने को मिलता था कि तेरी स्पीड तेज़ है, मेरी स्पीड कम है, तो हम इकट्ठे कर नहीं सकते। वो सही थे अपनी जगह। अब मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि स्पीड स्लो क्यों है तुम्हारी भाई? स्पीड स्लो क्यों है? सीए फाइनल बार बार थोड़ी करनी है लाइफ में, एक बार मौका मिला करके ख़त्म करो यार इसको। ठीक है, सारे कोशिश पूरी करते हैं, स्पीड को प्लीज़ कर लो इम्प्रूव, चाहे वो पढ़ने की है चाहे लिखने की है। यार देखो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से पेपर मुश्किल आ जाए वो अलग बात है यार, स्पीड के पीछे नहीं बच्चा मतलब रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कमी लगती है इन चीज़ों में, कि अब खुद सोच के देखो कि अगर मेरी स्पीड तेज़ है, तो अगर मैं 4 रिवीजनें कर रहा हूँ तो वो इंसान 2 कर पा रहा है, मैं 6 कर रहा हूँ तो वो 4 कर पा रहा है, या वो 3 कर पा रहा है। यहाँ तक अगर मैं 6 कर रहा हूँ ना और वो 3 कर रहा है तो दोनों ठीक है, मेरी एक्स्ट्रा हो जाएंगी, वो 3 भी अच्छी होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? अगर मैं 2 ही कर पा रहा हूँ तो वो 1 कर पा रहा है, या मैं 3 कर पा रहा हूँ तो 2 कर पा रहा है, तो यार उसकी 2 सफिशिएंट नहीं होती। समझ रहे हो बात? तो वहाँ डिफरेंस है। स्पीड बढ़ाओ, पढ़ते कैसे हो मुझे नहीं पता यार, तेज तेज पढ़ो ना, बार बार थोड़ी पूरा पढ़ना होता है। ये तो आपको सीखना पड़ेगा ना, आप सीए फाइनल में हो यार, आप आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप बार बार वही चीज़ करते रहोगे कि फिर से डिटेल में ही पढ़ना है हर चीज़ को, नहीं, फिर इसका मतलब आपकी पहली रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है। पहली बार हम ऐसे से पढ़ते हैं, फिर अगली बार तो स्पीड ऐसे होती है, तीसरी बार तो बिल्कुल ही तेज चला जाता है, और चौथी बार आपको पता है हम पेज देखते हैं कि हाँ इस पेज पे ये मुश्किल था, बाकी मुझे याद ही सारा, इस पे ये मुश्किल था, ये मुझे बाकी मुझे याद है। ये करना पड़ेगा यार। अब हर रिवीजन में कोई डिटेल में घुस रहे हो अंदर तो कैसे बात बनेगी? समझ रहे हो? तो स्पीड क्यों आपकी तेज़ नहीं है? आपको करनी पड़ेगी, और आपको आपके पास ऑप्शन नहीं है यार। कर लो तेज प्लीज़। लिखने की भी वो डिज़ाइन करने की लोड़ नहीं है, हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं करते सीए में। हैंड राइटिंग के मार्क्स नहीं करते, स्पेलिंग मिस्टेक के अपने मार्क्स नहीं करते। तो कर लो ना यार स्पीड तेज, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी तो हैंड राइटिंग वो खतरनाक डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग है मेरी। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ जो कि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, सीए रवि अग्रवाल सर हैं जो मेंटरशिप चलाते हैं प्रोग्राम, उनकी स्ट्रैटेजी थी, मेरे बहुत काम आई इस अटेम्प्ट में। वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि हम क्या करते हैं कि यार कोई भी एग्ज़ाम है, तो हालांकि वो ये राइट टाइम नहीं है वो स्ट्रैटेजी देने का, बट फिर भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि यार पेपर देखने के बाद कि 40 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। पेपर बहुत अच्छा है तो वो यार 60 आ जाएंगे। पेपर थोड़ा ख़राब है तो कोशिश करते हैं 40 आ जाएंगे इसी तरह। लेकिन जब पेपर स्टार्ट करते हैं ना, तो वो 60 वाली जो उम्मीदें हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं। वो क्यों टूटती हैं? क्योंकि यार पेपर का लेवल हो जाता है हाई, ऊपर से क्वेश्चन इजी, अंदर होते हैं पॉइंट्स, ट्रिकी पॉइंट्स, वहाँ फंस जाते हैं। तो वो 60 के हो जाते हैं 40 ऑटोमेटिकली, या 50 हो जाते हैं जस्ट सपोज। तो अप्रोच ये है कि यार कभी भी इसके बारे में सोचो ही मत कि 40-60 जो भी है इसको छोड़ दो। वो सर की अप्रोच ये कहती है कि हमेशा 30 मार्क्स के पीछे भागो। पहले 1 घंटा जो मिल रहा है ना 2 से 3, उसको 30 मार्क्स का पेपर ऐसे वाला करो ढूंढ के जो आपको अच्छे से आता है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर कट के ठीक ही जाएगा। ये कितने ही काट लेंगे, 1-2 नंबर काट लेंगे, कोई बात नहीं। कि 30 नंबर का मैं कह रहा हूँ वो ठीक ही जाएगा, चाहे वो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है कुछ कुछ या कुछ भी है। उसके बाद बचे 2 घंटे, मार्क्स रह गए 70। 70 में से यार अगर आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना, तब भी आप 20 नंबर निकाल लोगे अगर आप पढ़ के गए हो घर से। ये सीए फाइनल के दिमाग की एक ताकत है। इतना दिमाग तो आप में है, तभी आप फाइनल में बैठे हो। सीधी सी बात है, अगर आप में इतना दिमाग ना होता ना, आप यहाँ ना होते, आप इंटर वगैरह में रह जाते, आप यहाँ ना बैठे होते एटलीस्ट। तो मेरे मार्क्स आए हैं 59, नियर टू एग्जाम्शन ही है, और मुझे उम्मीद थी 40 की। तो अप्रोच लेकिन मैंने ये फॉलो की थी, तो वही वाली मतलब आई गेस चीज़ काम करी कि 30 मार्क्स मेरा बहुत ही अच्छा था।
उसके बाद मैंने 30 मार्क्स पर फैच कर लिए 70 में से। तो ये हम कर सकते हैं यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसे प्लीज़ ध्यान में रखना। इसके अलावा कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज और रहेंगी छोटी छोटी, जो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। ये वाली वीडियो मुझे थोड़ी जल्दबाजी में भी करनी पड़ी, क्योंकि यार सबको जल्दी है और मुझे थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ अभी, क्योंकि नया नया रिजल्ट आया है, थोड़ी खुशी मना ली, अब आगे का देख रहे हैं। तो और जो लाइक सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन कैसे करनी चाहिए एफआर की, या फिर एसएफएम की, या फिर आप कह लो एससीएमपी वगैरह सब्जेक्ट्स की, ऑडिट वगैरह की, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो मैं शेयर करूँगा जरूर। ठीक है, कि बड़े चैप्टर जैसे पीजीपी को टैकल कैसे करना है, एक बार तो कर लिया, दोबारा कैसे करें, है ना। लाइक डिसीजन मेकिंग है, कॉस्टिंग में, कोई भी चैप्टर है कि एक बार तो कर लिया किसी तरह, दोबारा कैसे करेंगे भाई। मैं स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, मेरी अपनी ही है। तो मतलब अच्छी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे मैं पास हो गया। तो जिससे फेल हुआ था वो मैं शेयर नहीं कर रहा यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। तो जिसने ये वीडियो देखी है, अगर हो सके तो यार थोड़ा इसको शेयर कर देना। कुछ अगर कभी लगी है तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, एक काम मैं करता हूँ लास्ट में, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ मैंने क्या क्या बताया, सिर्फ शॉर्ट में। एफआर के लिए स्टडी मैट, एफआर के लिए स्टडी मैट प्लस मई 18 से लेके अब तक की सारी आरटीपीज, एमटीपीज, सीएसटेड। आरटीपीज स्पेसिफिकली करनी ही करनी है, ठीक है। कोई आपको एसीसीए वाला क्वेश्चन नहीं करना, कोई आपको आईएफआरएस का नहीं करना, सिर्फ आपको अपना आईसीए वाला क्वेश्चन करना है। एफआर खत्म। अगला था एसएफएम, स्टडी मैट करना, फिर करना मयंक कोठारी सर का जो प्रैक्टिस मैनुअल है, सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद ऑडिट, कोई भी बुक पढ़ लो, स्टडी मैट पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो जो आपको अच्छी लगती है। उसके बाद करना है परम क्वेश्चन में, जो किसने लिखा है, सी ए रवि टोरी सर का है। वो बहुत मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा है, वो कर लेना, वो मतलब हेल्प करेगा, एग्जामेशन आ जाएगी आपकी। और यार एक चीज़ और, लॉ ऑडिट के लिए एमसीक्यू उसके पीछे मत भागना, मत टाइम वेस्ट करना यार। एमसीक्यू कोई भी है, इवन डीटीआईडी के लिए भी एमसीक्यू किसी भी सब्जेक्ट के करने ही नहीं है यार। जब आपने चैप्टर ही पूरा पढ़ लिया, लगे हुए आप यार हर चीज़ का, वो बड़ी गंदी गंदी बुक्स आ रही है मार्केट में, घटिया घटिया क्वालिटी की बुक्स है वो, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा। किसी भी सर की बुक मत लो एमसीक्यू, किसी की भी, ठीक है, करने ही नहीं है यार। जब लॉ के लिए सीएस तेजपाल सेठ, जिसमें कि सीए और सीएस दोनों के क्वेश्चन हैं, अगर ये वाली बुक नहीं मिलती तो कोई भी बुक जिसमें दोनों के क्वेश्चन मिल जाए, सीए के भी सीएस के भी, और साथ में अगर आप चाहो तो स्टडी मेट पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो, नहीं तो सीएस तेजपाल सेठ सफिशिएंट है। अगर ये वाली बुक नहीं मिलती तेजपाल सर की, तो स्टडी मैट प्लस क्वेश्चन में कोई भी जिसमें सीएस सीएस दोनों के क्वेश्चन हो। ग्रुप 1 खत्म हो गया। अगला ग्रुप 2 कॉस्टिंग का एससीएमपी, स्टडी मैट स्ट्रिक्टली छोड़ दो फैकल्टी की यार, वो बड़े बड़े नोट्स छोड़ दो, किसी काम नहीं आने वाले। स्टडी मैट ओनली, इंक्लूडिंग सारे आरटीपीज, एमटीपीज, और जो अगर बुक चाहिए तो संकल्प सर की मैंने बुक बताई थी, संकल्प कांस्तिया सर की, ऑप्टिमाइज्ड, सफिशिएंट है, ठीक है। देन इकोनॉमिक लॉज ओनली स्टडी मैट, स्ट्रिक्टली स्टडी मैट, लेकिन हाँ 10 से 12 बार, 10 से 12 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, पता होना चाहिए कौन से पेज पे क्या लिखा है, रट्टा बज जाना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर क्या था कि 5 से 6 केस स्टडीज़ आपको लेटेस्ट वाली, और 10 की केस स्टडीज़ आपको ऑलमोस्ट 10 जो कि 50+ मार्क्स वाली पुरानी केस स्टडीज़ है। और मैंने नाम बताया था आपको, सनित्य सराफ सर के वो नोट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट वाले मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे सर डाल देंगे बाद में, ठीक है। डीटी के लिए भंवर सर या फिर विजी सर, विजी सर करोगे तो विजी सर की बुक मतलब समरी प्लस क्वेश्चन बैंक, भंवर सर की समरी बुक, उनकी वीडियोस, साथ में अतुल अग्रवाल का जो क्वेश्चन बैंक आता है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आईटीटी के लिए बांगर की फुल बुक प्लस डीजी सर का क्वेश्चन बैंक, सफिशिएंट, ठीक है। इतना कर लोगे काफ़ी है। और मैं कह रहा हूँ जितना मैंने बताया ना, आएगा सब में एग्जामेशन आ सकती है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे यार, और अच्छे क्या निकल जाओगे, मेन तो ये है, ठीक है ना। तो अगर कुछ अभी भी डाउट है तो आएगा, अभी जो मेरी वीडियो मेरे फ्रेंड्स ही देख रहे होंगे सारे, तो यार मेरा नंबर है ही सबके पास, और तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। कुछ और है तो यार कमेंट्स हैं, कमेंट डाल देना, कमेंट पे मैं रिप्लाई कर दूंगा हो सके तो। और जो मुझे जानते हैं ना, मुझे मैसेज ही करना है यार, यहाँ क्वेश्चन मत ज़्यादा पूछना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब औखा रहता है ना रिप्लाई करना, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको लगता है किसी भी टाइम, देखो मैं स्टूडेंट्स के लिए, जब मैं खुद स्टूडेंट था मैं तब भी इतना ही एक्टिव था, कुछ ना कुछ लाइक कोरा पे या फिर जैसे भी मर्जी, मतलब जो क्वेरीज मैं लेता रहता था कुछ ना कुछ, ठीक है, पढ़ाई की नहीं बाकी। तो मेरा फ़र्ज़ अभी भी मैं उतना ही मैं समझता हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स के बीच रहना है, उनके साथ ही रहना है। पढ़ाई की दिक्कत है, आर्टिकलशिप की दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कतें आती है ना एक लाइफ में, स्टूडेंट वाली लाइफ में, मैं हमेशा बैठा हूँ। तो मैं नंबर अपना इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, रिव्यूज़ दे देना, अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी। और अच्छी लगे तो यार पूरी देख ही ली होगी, बुरे वाला बंदा यहाँ तक पहुँचा नहीं होगा, ठीक है। तो शेयर कर देना अगर आपको लगता है कि यार कि काम की वीडियो है,
और जितने टीचर्स का मैंने नाम लिया उन सबको मैं हाथ जोड़ के पहले थैंक यू भी कहता हूँ, और सॉरी भी अगर किसी को कोई मेरी बात ऐसी लगी हो कि इसने हमें ऐसा कुछ नीचा दिखाया, ऐसे मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया ज़्यादा मुझे लगता है। इन सब टीचर्स की मैंने इज्जत बराबर की है, सबकी बुक्स से मैंने मतलब पढ़ा है, ठीक है। और स्टडी मैट को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज देता हूँ, मतलब करता हूँ हमेशा से। आप भी उसकी इतनी इज्जत करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्पेक्ट ICAI, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ICAI की पूरी इज्जत करो यार, उसकी इज्जत करोगे तो आपकी इज्जत होगी ऑटोमेटिकली। कुछ कहते हैं ना, वो यूनिवर्स है इतना बड़ा कि बहुत चीज़ें होती हैं, हम जो गिरते हैं वो हमारे पास गिरता है आगे। उसके लिए प्लीज़ कह रहा हूँ, बातों में मत आया करो, ट्विटर पे जाके वो वाला मत किया करो, ऐसे ऐसा है वैसा है। ये हमारा माई बाप है, इसके ऊपर कोई सरकार नहीं है, कुछ नहीं है। जो ICAI ने कह दिया वही होना है हमारे साथ, ठीक है ना। तो इसकी रिस्पेक्ट करो। थैंक यू।